कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 6। इस पर आपको 3 नाइट्रो ग्रुप्स मिल रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ट्राई हमने क्यों यूज किया? बिकॉज जो नाइट्रो ग्रुप है वो 3 दफा है। अब इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? बाय द नाइट्रेशन ऑफ फिनोल को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो, सो इससे बन जाता है पिक्रिक एसिड। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम FNS टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 23 सितंबर 2025 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। ये आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस है, जिस तरह मैं आपके साथ रोज़मर्रा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सो इसी तरीके से आज मेरे कुछ स्टूडेंट्स आए और उन्होंने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, सो मैं आपके साथ वो MCQs शेयर करने लगा। अब आइए अपने एक्सपीरियंस को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्ट्स मेनली ऑन। सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है क्या? ये वर्ड आया कहाँ से है? ये कहाँ से रिलीज होता है? सो स्टूडेंट्स, आपने आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा, जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के हमने 3 लोब्स पढ़े थे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सबसे पिछला हिस्सा मीन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहां से हमने देखा था कि 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। द फर्स्ट वन इज ADH which stand for antidiuretic hormone and the second one is known as oxytocin। अब जिस तरह मैंने आपको कहा ऑक्सीटोसिन वर्ड कहाँ से आया, ये जो ऑक्सीटोसिन वर्ड है बेसिकली आया है ऑक्सीटोसिया से, और ऑक्सीटोसिया का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। सो दैट्स वाई हम इस हार्मोन को या तो चाइल्ड बर्थ हार्मोन या फिर लव हार्मोन कहते हैं, और इसका मेन काम होता है यूटेराइन मसल्स के साथ। आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन किस टाइम पर रिलीज होता है? सो स्टूडेंट, जब एक फीमेल की डिलीवरी हो रही होती है, ठीक है, बच्चा डिलीवर हो रहा होता है, तो ये बच्चे की पोजीशन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रहा है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ठीक है। बेसिकली जो बाहर की शक्ल आपको नजर आती है, दिस इज कॉल्ड एज वुल्वा। अभी जो बच्चा सर्विक्स को टच करता है ना, वुल्वा से जो पहले वाला हिस्सा आता है, इट इज नोन एज सर्विक्स। सो जैसे जैसे बच्चे का हेड इस सर्विक्स को टच करेगा, सो ब्रेन की तरफ स्टिमुलस जाता है, क्या करो, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो। और जब ये मैसेज ब्रेन को जाता है, सो ब्रेन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करने की मिकदार को ज़्यादा कर देता है। और होता क्या है, ये ऑक्सीटोसिन आके यूटेराइन मसल्स पर इसकी कॉन्ट्रैक्शन काज करता है, और इसकी वजह से बच्चे के डिलीवर होने में बहुत ज़्यादा आसानी होती। यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया भी गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें, हेड्स ऑफ बेबी पुशेस अगेंस्ट सर्विक्स। सो ये हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। देन सेकंड में देख ले, नर्व इम्पल्स। आपको पता है कि इम्पल्स कैसे कैरी होगा? विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। ये ब्रेन्स को स्टिमुलेट करते हैं, ब्रेन आके ऑक्सीटोसिन को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। ब्लड स्ट्रीम क्या करता है, इस यूट्रस में ले आता है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड पुशेस बेबी टुवर्ड्स सर्विक्स। सो वही बात है जो मैंने आपको पहले। नंबर 2 इज व्हिच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन मोनोसैकेराइड्स। सो मोनोसैकेराइड्स मीन, मोनो मीन 1 एंड सैकरम मीन शुगर। अगर हम बेस्ट एग्जांपल की बात करें, तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये आपके मोनोसैकेराइड्स। अब जब 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज है। आप सिंपली क्या कहो कि ये एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज नंबर फर्स्ट, एंड दिस इज ग्लूकोज नंबर सेकेंड। अब ये जब दोनों आपस में इकट्ठे होते हैं ना, सो एक साइड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, दूसरे साइड से आएगा H एटम। सो होता क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और 2 ग्लूकोज यूनिट के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, विच इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या फिर हम दूसरे वर्ड्स में से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। होता है क्या है, और ये जो प्रोसेस है, 2 स्मॉल यूनिट्स आपस में इकट्ठे होकर बड़ा यूनिट बना रहे हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन का। ये कौन सा प्रोसेस है? दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, सो एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज, जिस तरह हमने पहले बताया, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे होंगे, से बनाएंगे डाइसैकेराइड, और वो डाइसैकेराइड कौन सा है, वो है माल्टोज। और माल्टोज में कौन सा लिंकेज होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें होता है। यहाँ पर अगर हम ईस्टर बॉन्ड की बात करें, तो ये प्रेजेंट होता है लिपिड्स में। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपने शुगर के बारे में पढ़ा होगा,
जो आपके ATP है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, उसमें आपको नाइट्रोजनस बेस मिलता है और उसके साथ आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते नजर आएगा। सो ये उसकी तरफ इशारा है। और एक होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर नहीं दिया गया। पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हिच हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। सो यहाँ पर मैं तीन आपको जो है समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ऑक्सिन की बात करें, सो ऑक्सिन के बहुत ज़्यादा फंक्शन है। शूट की डोमिनेंस करना, एपिकल मेरिस्टम को बनाना, है सारे ऑक्सिन के काम है। लेकिन इसका एक जो मेन काम है जो पेपर में आ सकता है वो है रूट की फॉर्मेशन करना। सो ऑक्सिन का काम क्या हो गया, मेनली रूट की फॉर्मेशन करना। अगर हम जिब्रेलिन की बात करें, सो जिब्रेलिन का मेन काम क्या है, सीड जर्मिनेशन करना या फिर डोरमेंसी को ब्रेक। और जिस तरह यहाँ पर दिया गया है इथाइलिन, इथाइलिन का काम होता है फ्रूट्स की। क्वेश्चन नंबर 4 इज पीएच ऑफ ब्लड। सो स्टूडेंट्स क्यों ना हम ब्लड को थोड़ा सा समझ ले कि ब्लड होता क्या है। ब्लड आपके ब्लड वेसल्स में होता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ब्लड इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, ठीक है, इसके मेनली आपको टू कंपोनेंट्स मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज द सेलुलर पार्ट, ठीक है, बताता हूँ कि सेलुलर पार्ट क्या होता है। एंड द सेकेंड वन इज द लिक्विड पार्ट, या फिर इसे आप प्लाज्मा भी कह सकते हो, पेपर में आ सकता है। सेलुलर पार्ट आपके ब्लड का 45% बनाता है और जो लिक्विड पार्ट है या फिर प्लाज्मा है ये आपके ब्लड का 55% बनाता है। इस 45% में आपको आपके सेल्स मिलेंगे, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जो 55% प्लाज्मा है या जो 55% लिक्विड पार्ट है, इसमें आपको 90 से लेके 92% वाटर मिलेगा और बकाया रह गया 8%। सोर्स में आपको डिफरेंट प्रोटीन्स मिलते हैं। जिस तरह हम एक एग्जाम्पल की बात करें, सो फाइब्रोनोजेन है। अब अगर इसकी पीएच की हम बात करें, तो एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसके जो पीएच हैं वो 7.35 से लेके 7.45 तक है। जब इसको हम राउंड अप करते हैं तो हम कहते हैं कि ब्लड का जो पीएच है वो 7.5। क्वेश्चन नंबर 5 इज डायटम्स आर आल्सो नोन एज। सो ये एमसीक्यूज आपके एलजी से लिया गया है। और डाई एटम्स को हम जेवल्स ऑफ द सी या फिर पर्ल्स ऑफ ओशन कहते हैं, ठीक है, दोनों नेम्स इसके लिए कॉमन है। और अगर हम बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करें कि तो इसको हम गोल्डन एलजी, और जो सही इसका बोटेनिकल नाम है वो है क्राइसोफाइट्स, ठीक है। और इसके जो सेल वॉल होता है वो सिलिका से बना होता है। सो दैट्स व्हाई इसको हम डाई एटम्स कहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज आर नोन एज जीवल ऑफ द सी या फिर पर्ल ऑफ द ओशन। नंबर 6 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस की, which is basically the disease of lungs and it is caused by a bacteria which is known as Mycobacterium tuberculosis. अगर हम एड्स की बात करें, so AIDS is caused by HIV virus, polio is caused by polio virus and measles, I think so the name of that virus morbilli virus, ठीक है, या फिर measles virus दिया होगा। और अगर measles वायरस ना दिया हो तो वहां पर मोरबिली वायरस दिया। Skill number 7 is pepsinogen is converted into pepsin by the action of। तो सुन, जो पेप्सिन होता है या जो पेप्सिनोजेन होता है, यहाँ पर आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो और आप इसके टाइटल को भी देख सकते हो, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इन स्टमक। तो स्टमक में एक एक्टिव प्रोटीन होता है विच इज नोन एज पेप्सिनोजेन, या फिर से दूसरे वर्ड्स में आप जाइमोजेन कह सकते हो। इसमें आपके पास होता क्या है, प्रोटीन्स का एक इनएक्टिव पार्ट होता है जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है। सो पेप्सिनोजेन के साथ आके एक चीज रिएक्ट करेंगी एंड इट इज नोन एज HCl। HCl पेप्सिनोजेन के साथ रिएक्ट करेगी और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको रिमूव कर लेंगी। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स की डाइजेशन करते हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर विल बी hydrochloric acid which is HCl. Number 8 is range of projectile is same at which angle। So I think so this MCQ is repeat 100 times, इतने टाइम में रिपीट हुआ है कि I can't explain। अब प्रोजेक्टाइल का जो रेंज मैक्सिमम है वो 45 डिग्री पर है। अगर सेम की बात की जाए, सचुंस हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है वो सेम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 भी हो सकता है और ये 30 भी हो सकता है। फिर जो भी आपको दिया जाए पेपर में आपने वो करेक्ट कर लें। Skill number 9 is if a lift is moving upward with acceleration a, the apparent weight of a man of mass m is। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिफ्ट को समझना पड़ेगा कि लिफ्ट होता क्या।
अभी तक आपने टू लिफ्ट पढ़े होंगे और रोज़मर्रा ज़िंदगी में टू किस्म के लिफ्ट होते हैं। फर्स्ट वो लिफ्ट होता है एयरप्लेन के विंग्स पर लगता है और एयरप्लेन को अपवर्ड डायरेक्शन करने में मजबूर करता है। एयरप्लेन के जो विंग्स होते हैं उसके ऊपर जो फोर्स लगता है जो एरोप्लेन के फेस को अपवर्ड करते हैं वो एक लिफ्ट हो गया। सेकंड लिफ्ट जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करती है विच इज़ नोन एज एलिवेटर। सो यहाँ पर बेसिकली एलिवेटर की तरफ इशारा है। क्या कहा जा रहा है, अगर एक क्लिफ मूव कर रहा है और इसके एक्सेलरेशन क्या है वो ए है और जो मेन इस लिफ्ट में खड़ा हुआ है उसका जो मेस है वो एम है। सो यहाँ पर हमने फिर बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो रियलिटी में क्या होता है कि हमारे पास जो डब्ल्यू है ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास एम जी के बराबर है। अब अपेरेंट वेट की बात की जा रही है तो हम यहाँ पर कहेंगे that the apparent weight of a man is equal to the normal force। तो ये क्या हो जाएगा, W is equal to M, देखिए यहाँ पर दिया गया है M आ जाएगा और G हमने देखे यहाँ पर पढ़ा था ना, G हो गया और ये हो जाएगा G प्लस ए हमने क्यों यहाँ पर लिखा, बिकॉज द apparent weight is equal to the normal। क्यू नंबर 10 is if a weight of a body on earth is 600 Newton, its weight on moon will be। तो यहाँ पर बेसिकली ग्रेविटी की तरफ इशारा है। ग्रेविटी स्टूडेंट्स आपको बताए कि ज़मीन के ऊपर आपको मिलती हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यही जो ग्रेविटी है ये मून पर 1/6 होती है। 1/6 मीन ज़मीन से 6 टाइम्स लेस होती है। सो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है that the gravity of moon is blank time less than that of the earth। so round about मून पर जो ग्रेविटी है वो 1.62 है, सो 6 टाइम्स लेस है। सो वैसे नॉर्मली फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, W इज इक्वल टू एम जी, यह सबको पता है। और यहाँ पर अर्थ के लिए जो मैस दिया गया है हम कहेंगे वेट ऑन अर्थ। W मीन वेट ऑन अर्थ विच इज़ नोन एज 600 न्यूटन अकॉर्डिंग टू द MCQs। यहाँ पर दिया भी गया है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब अगर हम बात करें मून के ऊपर, ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर मून लिख लेता हूँ, इतनी जगह है नहीं, मून लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 1/6 ऑफ अर्थ। यहाँ पर लिखूंगा ई, इससे मुराद क्या होगा, अर्थ। सो ये हो जाएगा WM वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। समझ रहे हैं ना आप। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/6 तो अपनी जगह आ जाएगा, सो हम लिख लेंगे 1/6 और मल्टीप्लाई कर लेंगे वेट ऑफ अर्थ के साथ, सो हो जाएगा 600 न्यूटन। सो 1 को 600 न्यूटन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो यह आ जाएगा 600 न्यूटन और डिवाइड कर लेंगे इसको किस चीज़ के साथ, 6 के साथ। सो आपके आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट सोल्यूशन दिया गया है, आप इसको भी देख सकते हो अगर मेरे वाले की आपको समझ नहीं आ रही। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो टेक्निकल चीज़ों को समझता हो या समझती हो, स्टूडेंट्स मोबाइल के साथ एक पेड को अटैच किया जाता है फॉर राइटिंग। यहाँ पर अब मैं जो लिखाई कर रहा हूँ मैं फिंगर से कर रहा हूँ और इसके लिए एक टैब मिलता है, उसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं, जब पिन यूज़ करते हैं। सो अगर आप में से किसी को वो आइडिया है सो उसने मेरे साथ मेरे व्हाट्सअप नंबर पर लाजमी रब्ता करना है ताकि मुझे उसका पता लग सके। नंबर 1 इज व्हिच कंपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट। प्रोजेक्टाइल के आपको 2 कंपोनेंट्स मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जो हर जगह पर होता है। सो जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यहाँ पर ये आपको मिलेगा कांस्टेंट। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा हो गया कांस्टेंट और जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये कॉन्टिन्यूसली वेरिएट करता है, ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। रीजन क्या है, क्योंकि इस पर ग्रेविटी 1 को। एमसीक्यू नंबर 12 इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। सो ये एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर इसलिए ऐड किया क्योंकि इसमें से बार बार रिपीट हो रहा है, सो ये आपकी याद करने वाला एमसीक्यूज है। अगर आप इस डायग्राम को देख लो तो सबसे ज्यादा आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है। मीन नेचुरल गैस में जो ज्यादा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो मीथेन होगा। अगर हम सेकेंड नंबर पर बात करें, मीथेन के बाद मीथेन हो गया फर्स्ट पर, सेकेंड नंबर पर होता है इथेन, थर्ड पर आपको मिलता है प्रोपेन और फोर्थ नंबर पर आपको मिलता है ब्यूटेन और जो आपका फिफ्थ नंबर पर है वो कंडेंसेट्स है, यानी ना होने के बराबर है। राउंड अबाउट 0.2% से लेके 0.4% तक होता है और इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हीलियम है। सबसे ज्यादा मिकदार में आपको मीथेन मिलेगा, सेकंड नंबर आपको इथेन मिलता है, थर्ड पर प्रोपेन, फोर्थ पर ब्यूटेन
और लास्ट में आपको कुछ और गैसेस मिल। नंबर 13 इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सो आइसोटोप्स हम किसको कहते हैं? एक ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, वो सेम हो, लेकिन उसका जो मेस नंबर है वो डिफरेंट हो या फिर वेरिएट कर रहा हो, वैसे हम नाम देते हैं आइसोटोप्स का। हाइड्रोजन के आपको 3 आइसोटोप्स मिलेंगे। हाइड्रोजन 1 यानी इसका मैं यहाँ पर लिखूंगा H11 से हम कहते हैं प्रोटियम। फिर हाइड्रोजन का वो आइसोटोप जिसमें जो मास नंबर है वो 2 हो जाए, सो इट इज़ नोन एज ड्यूटेरियम। मैं यहाँ पर बल्कि जूम कर लेता हूँ। एंड द थर्ड वन जिसमें हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो 3 है, इट इज़ नोन एज ट्रिटियम। एंड क्यू नंबर 14 इज पिक्रिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड बाय नाइट्रेशन ऑफ। सो पिक्रिक एसिड होता क्या है? सबसे पहले तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये आपका पिक्रिक एसिड हो, जब बेंजीन रिंग के ऊपर आपको 3 नाइट्रो ग्रुप्स मिल जाए, फिर से हम नाम देते हैं पिक्रिक एसिड। कहते हैं कि वहीं आपको फिनॉल मिलता है, ठीक है, ये फिनॉल है, बेसिकली बेंजीन नहीं है, सॉरी। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो लगा हुआ है, इट इज़ फिनॉल, लेकिन यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, कार्बन नंबर थर्ड, और कार्बन नंबर ये कार्बन नंबर हो गया 2, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 6। इस पर आपको 3 नाइट्रो ग्रुप्स मिलते हैं। सो पिक्रिक एसिड को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई हमने क्यों यूज़ किया? बिकॉज जो नाइट्रो ग्रुप है वो 3 दफ़ा है। अब इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? बाय द नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। बेंजीन नहीं, बेंजीन के साथ पहले आप फिर H2SO4 को ट्रीट करोगे ताकि वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए। सो HNO3 क्या है? दिस इज़ योर नाइट्रिक एसिड। सो जब आप फिनॉल को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो, सो इससे बन जाता है picric acid. And SKU number 15 is benzene diazonium chloride is prepared by the reaction of. So यहाँ पर स्टूडेंट्स किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। सो ये आपको मिल रहा है एनालीन। एनालीन क्या होता है? जब बेंजीन रिंग कर आपको एक अमोनिया ग्रुप मिल जाए, दिस इज नोन एज एनालीन। सो इस एनालीन के साथ आप क्या करते हो? इसको आप ट्रीट करते हो HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी या तो आप HNO2 यूज करोगे या फिर HCl यूज करोगे, और इसके लिए टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होगा? 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सपोज करें पेपर में HNO2 ना दिया हो, तो वहां पर आप सोडियम नाइट्रेट मीन NaNO3 को भी यूज कर सकते हो, इट इज सोडियम नाइट्रेट। टेम्परेचर यही होगा। सो इससे क्या प्रोड्यूस होगा? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, और साथ साथ इसमें वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? एनालीन प्लस NaNO2, जिस तरह मैंने पहले बताया, NaNO2 या फिर NaNO3 विच इज सोडियम नाइट्रेट HCl, और टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है? 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 16 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के लिए छोटी सी वो शबरी है, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, उनको वर्बल और नॉन वर्बल में बिल्कुल भी मसला नहीं आ रहा। इट्स मीन वर्बल एंड नॉन वर्बल आर रिपीटिंग, कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। लिख के मेरे से ले ले। अब यहाँ पर देखिए इस सीरीज में क्या हो रहा है? सिंपल, यू हैव टू ऐड 2, 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19, 19 + 2 21, and 21 + 2 is equal to 23. And SKU number 17 is snake cannot hear and bird cannot. तो स्नेक के पास चूंकि आपको विजिबल एयर नहीं मिलते, से सिर्फ वाइब्रेशन को फील करता है। सो स्नेक सुन नहीं सकता, और जो बेट है वो देख नहीं। SKU number 8 is मरवा बोर्ड अ बुक ऑफ ₹60 एंड सिलेट ऑफ ₹80 या फिर ₹80। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले सिंस आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, सबसे पहले आपने निकालना होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सोल्ड प्राइस क्या है? तो वो 80 है। कॉस्ट प्राइस मीन जिसकी चीज़ ली थी हो जाएगा 60, तो हम कितना मुनाफा हुआ? 20। अब अगर आपने इस 20 का मुनाफा निकालना है, परसेंटेज निकालना है, सॉरी साहब, क्या करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो आपने मुनाफा कमाया है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी इसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये सारे यहाँ पर ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको परसेंटेज का फॉर्मूला मिलता है। नेट प्रॉफिट मीन जितना आपने कमाया तो हो जाएगा 20, कॉस्ट प्राइस या टोटल सेल्स मल्टीप्लाई विथ 100। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 33.33%। SKU number 17 is complete the given series। अब यहाँ पर हो रही है सब्ट्रैक्शन, एंड व्हाट यू हैव टू डू, जो भी आपने सब्ट्रैक्ट करना है वो नेक्स्ट नंबर में आपने डबल करना है। 66 में से 3 माइनस करेंगे
यहाँ पर 3 माइनस हुआ 63 आ गया। फिर से 63 में से 6 माइनस करेंगे 57, 57 में से 12 माइनस करेंगे 45, 12 को डबल करेंगे सो हो जाएगा 24, और 45 में से 24 माइनस करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा 21। MCQ number 20 is the current face of Aslam is towards north. If he turns left, his current direction will be. तो असलम का फेस है नॉर्थ की तरफ। अगर वो लेफ्ट घूमता है, इसे आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट से, जब वो लेफ्ट की तरफ घूमेगा तो इसका करंट डायरेक्शन किसी तरफ होगा, वो वेस्ट की तरफ होगा। MCQ number 21 is with open arms means. So open arms mean जब आप किसी को हर टाइम खुशामदीद कहते हो। कोई आपको कहे कि मैं आ रहा हूँ और आप कहे मोस्ट वेलकम, तो आप इसके लिए गिडियन यूज करते हो विद ओपन आर्म्स, और इसका मतलब होता है वार्म। MCQ number 22 is, and this is the last MCQs of today's experience, he jumps blank foot. अब यहाँ पर आप इन यूज कर सकते हैं और इन टू यूज कर सकते हैं, बकाया ऑन एंड ऑन टू यूज नहीं कर सकते। अब इन यूज करेंगे या फिर इन टू यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इन टू। इन टू क्यों यूज करेंगे? तो इस वाटर ऑलरेडी वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, मोशन में है, और आप भी जंप कर रहे, सो ही भी क्या है, ही भी मूवमेंट में है। तो दोनों चीज़ें, यानी आप क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है और मूवमेंट आपका जो वाटर है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मूवमेंट में हो तो वहाँ पर हम एन टू यूज़ करेंगे, इन का यूज़ नहीं करें। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।